हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं टोटल 11 क्लास में। पहली क्लास ये है, इसमें हम लोग मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा कर लेंगे पूरा क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। आप लोगों के टोटल 11 चैप्टर्स हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और आज की क्लास में हम लोग ये जो मात्रक एवं मापन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूरे क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा चैप्टर आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है यानी फंडामेंटल यूनिट है। दोस्तों आपको पता है जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जितनी भी मूल राशियां होती है, इसके मात्रक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। और हमारे पास में टोटल 7 मूल राशियां हैं और इनके मात्रक को बोलते हैं मूल मात्रक। दोस्तों क्या उस 7 राशियों में से आवेश कोई मूल राशि है क्या? नहीं सर। फिर आवेश का मात्रक जो होगा कूलम, ये कैसे मूल मात्रक हो सकता है? तो क्या ये मूल मात्रक है क्या? नहीं। दोस्तों 7 राशियों में क्या पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, क्या यह मूल राशि है क्या? बिल्कुल। इसका मात्रक होता है मूल, तो क्या यह एक मूल मात्रक हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, यह हो जाएगा। दोस्तों क्या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मूल राशि होती है क्या? बिल्कुल। तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, क्या वो मूल मात्रक हो जाएगा क्या? यस। तो क्या यह भी मूल मात्रक है क्या? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। जल्दबाजी में बी और सी पे टिक ना कर दे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में एक पेयर दिया गया है, जोड़ा दिया गया है। आप लोगों को बताना है कौन से जोड़े में केवल व्युत्पन्न मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, जो 7 मूल मात्रक है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसके अलावा जितनी भी यूनिट है सारी की सारी डेराइव्ड है। चलिए दोस्तों, मीटर तो एक मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, हटाओ। दोस्तों किलोग्राम एक मूल मात्रक है, मोल भी एक मूल मात्रक है, हटाओ। एम्पियर एक मूल मात्रक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा व्युत्पन्न मात्रक से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये जो जूल आप लोग देख रहे हो, जो वाट देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों के व्युत्पन्न मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जूल किसकी यूनिट होती है? सर एनर्जी की या ऊर्जा की। दोस्तों क्या वर्क की भी ये यूनिट होती है क्या, कार्य की भी? जी सर। चलिए वॉट बता दीजिए, वॉट किसकी होती है? पावर की यानी शक्ति की। और क्या पावर और वर्क क्या हमारी मूल राशियां है क्या? नहीं। तो इसीलिए इनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक नहीं होंगे, फंडामेंटल यूनिट नहीं होंगे, डेराइव्ड यूनिट होंगे। चलिए दोस्तों बताएंगे कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, जल्दी से बता दीजिए। सेकंड पता है सर, ये टाइम का एक मात्रक है, टाइम मूल राशि है, तो इसके मात्रक को मूल मात्रक बोलेंगे। ये नहीं है। किलोग्राम भी एक मूल मात्रक है, हटाओ। एम्पियर भी एक मूल मात्रक है, हटाओ। न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बताएंगे, शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है, पावर की एसआई यूनिट। सर पावर की एसआई यूनिट तो वॉट होती है, लेकिन ऑप्शन में वॉट दिया हुआ ही नहीं है, यानी किलोग्राम, मीटर और सेकंड के संबंध में बताना है। देखिए दोस्तों, पावर यानी शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर, कितना वर्क करा बट्टे कितने टाइम में करा। ओके दोस्तों, वर्क क्या होता है? कार्य, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन, ठीक है। और दोस्तों टाइम को मैंने ऐसे के ऐसे रख दिया। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने ऐसे कैसे रख दिया, टाइम ऐसे कैसे रख दिया। दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो देखो ऊपर 2 मीटर आ रहे हैं, 1 किलोग्राम आ रहा है, तो किलोग्राम ऐसा का ऐसा, मीटर और मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड स्क्वायर और सेकंड क्यूब बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -3 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है। और अगर आप लोगों को ऑप्शन में ये नहीं हो ऐसा, तो ये वाला दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलो चलिए दोस्तों जल्दी से बताएंगे,
पाउंड को, 2 पाउंड को आपको ग्राम में बदलना है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। पाउंड भी एक द्रव्यमान का मात्रक होता है, ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, ऑन्स भी होता है। तो चलिए बताओ 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? सर लगभग 453.6 ग्राम। तो 2 में कितने होंगे? जस्ट आप लोगों को 2 से गुना करना है, या आप लोगों का 907 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या समय लगाने की आवश्यकता है? क्या नहीं है सर। चलिए दोस्तों इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताओ। एक तरफ आप लोगों को कॉलम ए में कुछ डाटा दिया गया है, कॉलम बी में कुछ डाटा दिया गया है, मिलान करना है। चलिए बताएंगे दोस्तों। आप लोग सभी को पता है, ठीक है, कि 1 क्विंटल में, चलो जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अरे भाई साहब खतरनाक है। अच्छा देखो मुझे एक बताओ, अभी भी मैंने आपको बताया 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है लगभग लगभग। तो अगर मैं ग्राम में 1000 का भाग लगा दूंगा तो किलोग्राम आ जाएगा क्या? बोलो। और जब इसमें मैं 1000 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? ये 0.453 ऐसा कुछ आएगा। तो क्या 1 पाउंड में इतने किलोग्राम होता है क्या? क्या मैं एस को 4 से कनेक्ट कर दूं क्या? अरे सर ये तो सारे ही एस 4 से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 किलोग्राम में क्या होता है। अब देखो अभी मैंने क्या बताया, 1 पाउंड में होता है 453.6 ग्राम। लगभग लगभग मैं एक थोड़ी देर के लिए बोल दूं क्या 500 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम में आप लोगों का क्या होगा? 2 पाउंड आएंगे। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में लगभग लगभग 2 पाउंड आएंगे। क्या तो आर को मैं 3 से कनेक्ट कर दूं क्या? एग्जैक्ट कितना आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा। तो आर को मैं 3 से कनेक्ट कर दूं। आर 3 से कहां पर कनेक्ट हो रहा है सर? यहां पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब दोस्तों 1 टन में आपको पता है, क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम, टन में होता है 1000 किलोग्राम। तो क्यू आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर हो जाएगा। 1 क्विंटल में होते हैं आप लोगों के 100 किलोग्राम, जो कि पाउंड में लगभग 2204 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? बात आ गई समझ में? क्लियर है? चलिए आ जाइए। चलिए चले आगे। अरे दोस्तों चले चले चलो। हाँ दोस्तों 1 टन में होता है ना 1000 किलोग्राम होता है ना। 1 क्विंटल में आप लोगों का 100 किलोग्राम होता है। तो ये क्यू आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा ना। तो वही तो अपन ने करा है। ठीक है चलिए आ जाओ। 1 घन फुट को लीटर में आप लोगों को बदलना है। 1 घन फुट का मतलब क्या है? 1 फुट क्यूब बोल दो या क्यूबिक फुट बोल दो, आपको बताना है ये कितने लीटर के बराबर होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। आप सभी को पता है। ठीक है, अब देखो या तो आप लोग पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए और उससे आप लोग निकाल लीजिए, या सीधे आप लोग ध्यान रख लीजिए 1 फुट क्यूब में लगभग लगभग होता है 28.32 लीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है? सर नहीं आती। अरे देखो देखो, अगर बात करें 1 फुट में कितना मीटर होता है, देखो इधर रख दो। 1 फुट में कितना मीटर होता है? 0.3048 मीटर होता है, हम सभी को पता है। अगर आप लोग इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो क्या 1 फुट क्यूब का मतलब हो सकता है क्या 0.3048 मीटर का क्यूब? और दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 फीट क्यूब में कितने मीटर क्यूब आ गया? इतना मीटर क्यूब आ गया। आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? 1 फीट क्यूब में कितने लीटर होते हैं, यह नहीं पूछा गया था कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर।
आ गई बात समझ में? तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर आएंगे? इसको 1000 से गुना कर दो। जब इसको 1000 से गुना करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 28.31। तो दोस्तों डायरेक्ट आप लोग वैल्यू याद रख लो, वरना एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे। क्लियर है? ये तो आप लोग ध्यान रखना, 1 फुट में आप लोगों का 0.3048 मीटर होता है। ये काफी बार आप लोगों का पूछता है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। दोस्तों एक मोटर की पावर आप लोगों को दी गई है इतने वॉट। ये पावर आप लोग हॉर्स पावर में बताओ। देखिए दोस्तों जो शक्ति होती है वो हम लोग वॉट में मेजर करते हैं, लेकिन दोस्तों जो अगर शक्ति का मान बहुत ज्यादा है तो उसे वॉट में मेजर नहीं करके किलोवाट में मेजर किया जाता है, या हॉर्स पावर में भी किया जाता है अश्व शक्ति में। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। तो आप लोगों से किसमें पूछा गया है? 3730 वॉट में। तो आप लोग क्या कर दीजिए, ये जब भाग लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 के आसपास आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए दोस्तों कोई भी दो द्रव्यमान होते हैं, एक मान लो m1 और एक m2, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, इसे बोलते हैं गुरुत्वीय आकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी, m1 पहला द्रव्यमान, m2 दूसरा द्रव्यमान, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप लोग r मानेंगे तो r²। तो कैपिटल जी आपका क्या हो गया? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां पर कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर इसका मात्रक बताना है आपको, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो ये दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसका भी किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आई होप ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बताओ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी मैग्नेट होगी, आपने सीबीटी 1 में पढ़ा होगा, तो अगर कोई एक बार मैग्नेट की बात करें छड़ चुंबक की, तो उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है? क्या पढ़ा होगा ना सीबीटी 1 में? दोस्तों इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे यहां पर चेक करना है कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एरिया लूंगा और देखूंगा इसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान आप लोगों को निकालना है तो आप लोग क्या लो, कोई एक एरिया लो, क्षेत्रफल लो और देखो इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है बटे कितने एरिया से गुजर रहा है। क्लियर है? तो दोस्तों फ्लक्स अपॉन एरिया, इसे ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल दो या चुंबकीय क्षेत्र बोल दो, बात एक ही है। तो आप लोगों को बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा क्या टेस्ला? बिल्कुल, ए आपका बिल्कुल सही है। और बताओ दोस्तों फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होगा, आप लोग बोलोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही हम लोग टेस्ला बोलते हैं, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मात्रक टेस्ला बोल दो या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल दो, बात बराबर है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए यस और नो, बताओ। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट के जो 10-12 दिन जो बाकी है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने एक साल से बहुत मेहनत करी। आ गई? तो एक साल की मेहनत खराब नहीं हो जाए, ये लास्ट के 10-15 दिन अपन अच्छे से मेहनत कर लो मेरे साथ में, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि कोई सोर्स 4 पाई स्टेरेडियन पर समान रूप से 10 वॉट ऊर्जा उत्सर्जित करता है या विकिरण उत्सर्जित करता है, तो इसकी विकिरण तीव्रता क्या है, रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है?
दोस्तों एएलपी ये जो अपना पिछली बार का जो 2019 में एएलपी का सीबीटी 2 हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विकिरण तीव्रता होती है, रेडियंट इंटेंसिटी होती है, इसका मात्रक क्या होता है? आपको पता है क्या इसका मात्रक? तो इसका मात्रक होता है वॉट पर स्टेरेडियन। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? वॉट पर स्टेरेडियन में आएगा। स्टेरेडियन का जो सिंबल होता है वो होता है SR। यानी ये स्टेरेडियन ही लिखा हुआ है, ये भी स्टेरेडियन, ये भी स्टेरेडियन। तो दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था रेडियंट इंटेंसिटी यानी विकिरण तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आंसर था वॉट पर स्टेरेडियन। यानी अभी अगर हम लोग विकिरण तीव्रता निकालने जा रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा? वॉट पर स्टेरेडियन में। तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को तो हटा दो। अब गुरुजी मुझे बताओ रेडियंट इंटेंसिटी यानी विकिरण तीव्रता होता क्या है, पहले मुझे समझाओ, उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? कौन मुझे बताएगा? स्टेरेडियन रेडियन किसका मात्रक होता है? क्या ये सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण का मात्रक होता है क्या? सर मुझे तो ये भी नहीं पता ठोस कोण क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, क्या ये दोनों लाइन एक प्लेन में है क्या? एक तल में है क्या? बिल्कुल। तो इन दोनों लाइन के बीच का ये जो एंगल है ना, इसको मैं बोलूंगा प्लेन एंगल यानी समतल कोण। तो जैसे प्लेन एंगल होता है वैसे ही एक सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है, उसको मापने के लिए हम लोग एक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरेडियन। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गई? समझ में आ गया। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने अगर इधर एक बल्ब रखा, तो बल्ब क्या चारों ओर एनर्जी दे रहा है क्या? चारों ओर एनर्जी रेडिएट कर रहा है क्या? चारों ओर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है क्या? बोलो यस और नो, बोलो। तो दोस्तों अगर ये एनर्जी दे रहा है, एक सेकंड में ये कितनी एनर्जी दे रहा है, क्या उसको पावर बोलते हैं? क्या शक्ति बोलते हैं? क्या बोलते नहीं हो दोस्तों? बोलते नहीं हो? तो यहां पर मैंने कोई सरफेस ले ली, सरफेस, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, तो क्या यहां तक वो पावर पहुंच रही होगी क्या? यहां तक कोई शक्ति पहुंच रही होगी क्या? बोलो। और दोस्तों ये जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण। तो बेसिकली कितनी पावर जा रही है बटे कितने सॉलिड एंगल पे जा रही है, उसको बोलते हैं रेडियंट इंटेंसिटी, विकिरण तीव्रता। तो पावर का मात्रक होता है वॉट और सॉलिड एंगल ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो देखो कितनी पावर एमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है 10 वॉट। कितने सॉलिड एंगल पे, कितने ठोस कोण पर? 4 पाई पे। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो विकिरण तीव्रता का मान कितना आ गया? 10/4 पाई वॉट पर स्टेरेडियन। आगे बात समझ में? दोस्तों 10 कटा 2 से 5 बार में, 4 कटा 2 से 2 बार में, 5/2 बोले तो 2.5, तो 2.5 पाई। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? वॉट पर स्टेरेडियन। दोस्तों कोई बैठी इंद्रा, इधर 2.5 पाई आएगा यार, 2.5 पाई। या तो इसको सॉल्व करके देख लो आप। 2.5/3.14 कोई ऑप्शन तो नहीं है? 2.5/3.14 कोई ऑप्शन तो नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में दोस्तों? ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, आप लोगों को राशि कुछ दी गई है, हर राशि का कोई ना कोई मात्रक होता है, और अगर आप लोगों को किसी का मात्रक यानी यूनिट पता है तो उसका विमीय सूत्र भी आप लोग निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी राशि का विमीय सूत्र ये है। दोस्तों आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व किसे बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व को ही हम लोग विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? सर कोई मात्रक नहीं आता। तो इसके मात्रक में ना किलोग्राम आता, ना मीटर आता, ना सेकंड आता। अगर किलोग्राम आता, किलोग्राम किसका मात्रक होता है? मास का, तो मैं यूज करता कैपिटल एम।
अगर इसके मात्रक में मीटर आता, मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, तो मैं यूज करता कैपिटल एल। अगर इसके मात्रक में सेकंड आता, सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की, तो मैं यूज करता कैपिटल टी। अभी कुछ भी नहीं आ रहा तो पावर 0 0 0। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का विमेय सूत्र क्या होता है? ये होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर किसी का कोई मात्रक नहीं होता, अगर किसी की कोई यूनिट नहीं होती, तो उसका विमेय सूत्र क्या होगा? ये होगा। दोस्तों आप लोगों का अगर मैं पूछूं अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका विमेय सूत्र बताओ, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, इसका विमेय सूत्र भी क्या होगा? ये होगा। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। चलो दोस्तों ज्यादा समय नहीं है, आप मुझे बता दो प्रेशर का विमीय सूत्र बता दो, जल्दी से बताओ प्रेशर का विमीय सूत्र। देखते हैं कितने बच्चे बता पाता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया फोर्स का विमीय सूत्र डायरेक्ट याद रखो आप, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। सीबीटी 1 में भी मैंने आपको पढ़ाया था। दोस्तों एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है। मीटर 2 बार आ रहा है तो मैं l की पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ क्या आ गया? ऊपर आ गया m की पावर 1, नीचे l की पावर 1 है, नीचे l की पावर 2 है, तो l की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो l की पावर 1 और l की पावर -2 कितना हो जाएगा? l की पावर -1 हो जाएगा। ये t की पावर -2। दोस्तों मैं मैच कर लेता हूं, क्या आपका भी ये आया क्या? m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी का भी ये आया ना? चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ऊर्जा का विमीय सूत्र बताओ, एनर्जी का। दोस्तों एनर्जी का, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। दोस्तों वर्क यानी कार्य का मात्रक भी होता है जूल। तो जिनके मात्रक समान होते हैं उनका विमीय सूत्र भी समान होता है। तो क्या मैं वर्क का यानी कार्य का विमीय सूत्र बता दूं क्या आपको? सर बता दो। देखो वर्क क्या होता है? कार्य, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। दोस्तों बल का विमीय सूत्र ध्यान रखो, सीधे याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका विमीय सूत्र याद है तो वर्क का इजीली निकल जाएगा, प्रेशर का इजीली निकल जाएगा। क्या होता है? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। दोस्तों विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है, तो कैपिटल L लगा लो। कितनी बार आ रहा है मीटर? एक बार या दो बार? एक ही बार आ रहा है, तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को मिला दो, m की पावर 1, l की पावर 1 इधर है, l की पावर 1 इधर है, तो l की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? t की पावर -2। तो दोस्तों मुझे बताएंगे कोई मिल रहा है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? यस बोलिए। सेशन को लाइक कौन करेगा? आप ही करोगे ना? चले आगे, सभी का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक एक्सा इकाई में या एक एक्सा यूनिट में कितनी पेटा यूनिट होती है? सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, ये क्या क्वेश्चन है? अरे आपको आता है, बताओ। दोस्तों मैंने आपको बताया था 10 की पावर 3 इसे क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं। 10 की पावर 6 इसे क्या बोलते हैं? मेगा बोलते हैं। 10 की पावर 9 इसे गीगा बोलते हैं। तो मुझे बताओ एक्सा किसको बोलते हैं? क्या 10 की पावर 18 को एक्सा बोलते हैं? क्या बोलो। फिर मुझे यह भी बता दो पेटा किसे बोलते हैं? क्या 10 की पावर 15 को पेटा बोलते हैं? क्या मैंने सही लिखा है? क्या क्रॉस चेक कर ले? क्या कर लो सर। देखो क्या 10 की पावर 18 को एक्सा बोलते हैं? क्या 10 की पावर 15 को पेटा बोलते हैं? क्या बहुत बढ़िया, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब दोस्तों 10 की पावर 18 आपने इसको क्या बोला? एक्सा बोला। क्या 10 की पावर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 15? अरे बोलते नहीं हो यार आप। और दोस्तों 10 की पावर 15 का मतलब क्या होता है? पेटा। अरे बोलते नहीं हो, गलत बात है। 10 की पावर 3 का मतलब एक के बाद में 3 जीरो, यानी एक एक्सा के अंदर कितने पेटा होंगे? 1000 होंगे। दोस्तों आया मजा या नहीं आया, या रास्ते में रह गया? आ गया मजा? गला खराब हो रहा है, थोड़ा सा गरम गरम पानी पीना पड़ेगा, पी लो क्या? आया मजा? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब आप लोग गलत मत करना। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं?
जल्दी से मुझे बताएंगे डेका का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 1 होता है या 10 की पावर 2 होता है या 10 की पावर -1 होता है? बताओ। तो पढ़ाया था, भूल गए ना? और डेसी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 1 होता है या 10 की पावर 3 होता है? बताएंगे। देखिए, क्या मैंने आपको बताया था कि डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1? तो एक डेका मीटर का मतलब क्या है? 10 की पावर 1 मीटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। या सिंपल मैं इसको 10 मीटर भी बोल सकता हूं। दोस्तों, डेसी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1। आपको याद हो तो डेसी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1। ठीक है, तो डेसी मीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर। आगे बात समझ में? या 1/10 मीटर में इसको बोल सकता हूं। क्लियर? या आप 0.1 मीटर भी बोल सकते हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या कौन है? ये 10 मीटर बड़ी संख्या है या ये 0.1 मीटर बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है, यानी डेका मीटर बड़ा है, डेसी मीटर छोटा है। तो बहुत सारे डेसी मीटर मिलके क्या डेका मीटर बनाएंगे क्या? बिल्कुल। तो इसको मैं कितने से गुना करूं कि मेरे पास में 10 आ जाए? या 1/10 को मैं कितने से गुना करूं कि मेरे पास में 10 आ जाए? तो अगर मैं इसको 100 से गुना कर दूं तो क्या मेरे पास में 10 मीटर आ जाएगा क्या? 10 मीटर का मतलब 1 डेका मीटर, यानी 1 डेका मीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। दोस्तों, आई बात समझ में या नहीं आई? अरे बताओ। दोस्तों, मैंने आप लोगों का पेड बैच में बेसिक इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स कराया था, शिखर बैच के नाम से। ठीक है, और यूट्यूब पे मैं इस बार इतने ज्यादा सेशन नहीं ले पाया था क्योंकि यार मैं एक्चुअली बताऊं, मैं 4 दिन तो हॉस्पिटलाइज था, है ना। मैंने कोई सी भी क्लास नहीं ले पाई थी, बहुत वो हो गया था। लेकिन बोलते हैं ना, जो होता है बढ़िया के लिए होता है। आपका एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ तो मुझे टाइम मिल गया और लेने के लिए। और इस चक्कर में ना कई यूट्यूबर, आप मतलब बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमको कुछ पता ही नहीं पड़ पा रहा, क्या पढ़ना है क्या नहीं क्या नहीं। तो देखो, आप लोग, फिर से मैं बता रहा हूं, ये 11-12 दिन अच्छे से पढ़ लो। पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको फिर से पूरा रिवाइज करा दूंगा। ये 10-11 दिन आप अपनी हिम्मत मत हारो कि सर मैं बहुत दूर सेंटर पे गया था, मेरे साथ दिक्कत हो गई, मुझे पता है। लेकिन ये 10-11 दिन आप लोगों को अच्छे से रहना है, जिससे साल भर की मेहनत खराब ना हो। आ गई बात समझ में? चलिए आ जाओ। चलो दोस्तों, 0.5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो देखो, 0.5 किलोमीटर का मतलब क्या है? मुझे तो बहुत धीरे धीरे करूंगा। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। तो मैंने लिख दिया ऐसा। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक काम करो, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 0.5 इंटू 10 की पावर 3। और क्या मैं 10 की पावर -2 से गुना कर दूं और 10 की पावर -2 से भाग लगा दूं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। 10 की पावर -2 का मतलब होता है सेंटी। तो 10 की पावर -2 लिखूं या सेंटी लिखूं, बात बराबर है। तो कुल मिला के मेरा आंसर सेंटीमीटर में आने वाला है। 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 ऐसा कैसा, 10 की पावर 3 ऐसा, ये 10 की पावर -2 ऊपर आके बन गया 10 की पावर 2, और ये हो गया सेंटीमीटर। तो 0.5, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 5। क्या मैं लिख दूं क्या? अब दोस्तों, सर ये कैसे करूं? एक काम करो, 0.5 है ना, ये दशमलव हटा दो, नीचे 10 लगा दो। तो ये नीचे एक जीरो है, मतलब 10 की पावर 5 है, नीचे 10 की पावर 1 है, तो इसको काट दो, ऊपर 10 की पावर 4 बच जाएगा। तो 5 गुना 10 की पावर 4, बेसिकली 5 के बाद में 4 जीरो लगाना है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 50,000 सेंटीमीटर। दोस्तों, हो सकता है आप बहुत जल्दी कर लो, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा समय ले लिया करो, लेकिन क्वेश्चन सही बनाओ आप लोग, है ना। जल्दबाजी मत करो। चलिए दोस्तों, बताएंगे। दोस्तों, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से ऑप्शन में सेम वैल्यू है। आप मुझे खुद बताओ, क्या 2 किलोमीटर और 200 मीटर बराबर होते हैं क्या? नहीं। किलो का मतलब होता है 1000, तो 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर, ना कि 200 मीटर। सर ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्या 3 माइक्रोमीटर 0.0003 के बराबर है क्या? चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर। दोस्तों, आपको पता होगा 1 मीटर में होता है 1000 mm, यानी 10 की पावर 3 mm। तो अगर इसको मुझे mm में बदलना है तो मैं क्या करूंगा?
10 की पावर 3 से गुना करूंगा तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर +3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो आपका आंसर आ गया mm में। 10 की पावर 3 को मैं क्या बोल दूं, 1/10 की पावर 3 या 1/1000 mm बोल दूं क्या, और ये कितना होता है 0.0000001 mm। तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब इतने mm है, तो 3 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 0.003 mm, और इसने क्या बोला है 0.000, जबकि 3 माइक्रोमीटर इतने mm के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यू भी सेम नहीं है। क्लियर है। 5 मेगावाट, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 यानी 6 जीरो, 3 और 3 6, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है। क्या दोस्तों 7 गीगाबाइट और 7000 मेगाबाइट सेम है क्या? अब देखो आप क्या दिमाग लगाओगे, गीगा का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? 10 की पावर 6 होता है या 10 की पावर 9 होता है? गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है। तो कुछ जने दिमाग लगाएंगे 7 × 10 की पावर 9 बाइट हो गया। 7 गीगाबाइट का मतलब 7 × 10 की पावर 9 बाइट। दोस्तों मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो 7000 मेगावाट, 7000 को मैं क्या 7 × 10 की पावर 3 बोल दूं, और मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मुझे बताओ यार, ये दोनों वैल्यू सेम है तो सही। देखो 7 गीगाबाइट का मतलब था ये, और 7000 मेगाबाइट का मतलब था ये। मुझे बताओ क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है? तो ऑप्शन नंबर डी भी तो होना चाहिए। दोस्तों ये जो कंप्यूटर होता है उसमें अलग प्रकार से कैलकुलेशन होती है। वहां पर 1 गीगाबाइट का मतलब 1000 मेगाबाइट नहीं होता। क्या होता है 1024 मेगाबाइट होता है। तो 1 गीगावाट में 1024 मेगावाट होता है। जब हम लोग आईटी लिटरेसी करेंगे तब हम लोग करेंगे। आ गई बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन थे ना। चलिए दोस्तों बता दो, अब जल्दी से बता दो। 10 की पावर 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? 10 की पावर 9 के लिए क्या, 10 की पावर -6 के लिए क्या, 10 की पावर -3 के लिए क्या? तो अभी भी मैंने बताया 10 की पावर 6 के लिए करते हैं मेगा, 10 की पावर 9 के लिए करते हैं गीगा, 10 की पावर -6 के लिए करते हैं माइक्रो, और 10 की पावर -9 के लिए करते हैं नैनो। तो P आप लोग मिला दीजिए 2 से, Q आप लोग मिला दीजिए 3 से, R आप लोग मिला दीजिए 1 से, और S आप लोग मिला दीजिए 4 से। कौन सा ऑप्शन है? P2 Q3 R1 S4, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड यार। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? सर मेरे को तो ये क्वेश्चन नहीं आता, सर मुझे तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, अभी भी मैंने आपको बताया था 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? बताओ 453.6 ग्राम। ये ध्यान रखा था कि आप, किसी बच्चे को याद था क्या? दोस्तों जैसे द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं वैसे ही ग्राम में भी मापते हैं, किलोग्राम में भी मापते हैं, और एक मात्रक और होता है औंस। तो ध्यान रखोगे 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं, कोई बता सकता है क्या? 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं? 16 औंस होते हैं। ध्यान रख लोगे क्या? 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं। याद रख लोगे क्या? 16 औंस बोल दो, औंस बोल दो, जैसे भी आप लोग बोलना चाहे। तो क्या मैं बोल दूं क्या 16 औंस इतने ग्राम के बराबर है? तो 1 औंस कितने के बराबर होगा? इस 453.6 में भाग लगाओगे 16 का, तो आपका लगभग 28.35 ग्राम आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात समझ में आई? आ गई? याद रख लोगे, ज्यादा लोड नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम और 1 पाउंड में 16 औंस। तो अगर आप लोगों को ध्यान नहीं भी रहता है कि 1 औंस में इतने ग्राम होता है तो कोई बात नहीं, आपको पता है 16 औंस इतने ग्राम के बराबर है, तो 1 औंस का निकालना, तो इसमें भाग लगा देना। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बताओ आप लोगों को यहां पर टेम्परेचर दिए हुए हैं सेल्सियस में, केल्विन में, फेरेनाइट में। इसको बदलना है फेरेनाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में। बहुत इजी है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सेल्सियस को केल्विन में बदलना बहुत आसान है। कैसे सर? जैसे ही मैं इसमें 273 ऐड करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा केल्विन में।
तो 100 में 273 ऐड करके 373 केल्विन आता है, ऑप्शन में नहीं है। 0 में 273 ऐड करूंगा तो बचनेगा 273 केल्विन, यानी P मेरा 1 से कनेक्ट हो गया। P जैसा ही मेरा 1 से कनेक्ट हो गया, मैं ये दो ऑप्शन को उड़ा सकता हूं। आ गई बात समझ में दोस्तों? 373 केल्विन, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या R आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो गया? R आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन भी हो सकता है यार, ये ऑप्शन भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। अब आप लोगों को क्या करना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों मैं सॉल्व नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करोगे? पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने टेम्परेचर पे जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर आप लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का हिमांक। तो कुल मिला के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है, तो ऐसा आप लोगों का 4 से कनेक्ट कर दो। ऐसा अगर आप लोग 4 से कनेक्ट कर दोगे, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? अच्छा दोनों ऑप्शन ही सेम हो गए ये तो। अच्छा दोनों ऑप्शन ही सेम हो गए। मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में भी सीधे ध्यान रखेंगे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है, तो 212 फ़ारेनहाइट को 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कर दो तो Q2 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी दोनों ही आप लोगों के सही है, मतलब सेम हो गए ऑप्शन। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ बताओ इसका आंसर बताओ, बताओ, करो सॉल्व करो। देखो दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्या 2.54 सेंटीमीटर होते हैं क्या? बोलो यस और नो। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या मैं 100 से भाग लगा दूं क्या? बिल्कुल लगा दो। तो क्या ये 0.0254 मीटर हो जाएगा क्या? यानी 1 इंच में इतने मीटर होते हैं। एस आप लोगों का 4 से कनेक्ट होगा, एस 4 से कनेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का नहीं होगा। चलिए दोस्तों आप मुझे बताओ 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं गुरुजी। आपने बताया 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, तो अगर मैं इसको 12 से गुना करूंगा तो फुट की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो जब 12 से गुना करोगे देखना 0.3048 आएगा। तो क्या मैं आर को 3 से कनेक्ट कर दूं क्या? बोलो बोलो दोस्तों। 1 यार्ड जिसे गज भी बोलते हैं आप लोग। अच्छा 1 गज में कितने फुट होते हैं, कोई बता सकता है क्या? मीटर बता सकते हो? हाँ सर पता है मीटर डायरेक्ट, कि 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। तो पी आपका 1 से हो जाएगा, Q2 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका कनेक्ट हो जाएगा। एक बार सब में रिलेशन बता दूं दोस्तों, ध्यान रखो। देखो 1 यार्ड जिसे गज भी बोलते हैं, ये 3 फुट के बराबर होता है। 1 फुट में इतने मीटर होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 गज में कितने मीटर होते हैं, 3 गुना, ये आप लोग कर लेना। आगे बात समझ में? मैं सारे आपको बताता हूं। देखो दोस्तों 1 फुट में होता है 12 इंच, ध्यान रख लो। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, क्लियर है? 1 मीटर में होता है इतना फुट। अब आपको इतना सारा ध्यान नहीं रखना, तो सर हम क्या करें? 1 फुट, देखो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये ध्यान रखो। 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखो। मीटर में पूछा जाए 100 से भाग लगा देना। 1 फुट को मीटर में पूछा जाए तो 12 इंच इंटू 2.54 करोगे, टोटल सेंटीमीटर आ जाएंगे। 100 से भाग लगा देना, मीटर में आ जाएंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। 8046.7 मीटर में कितने मील होते हैं या कितने माइल होते हैं? ये क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर रहे हो, इसका मतलब तैयारी बेकार है तुम्हारी। क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 जो था 2018 वाली भर्ती का, जो 2019 में हुआ था, उसमें भी पूछा गया था माइल में और किलोमीटर में रिलेशन, या माइल में और मीटर में रिलेशन। बताओ अगर आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो भाई साहब, तैयारी बहुत बेकार है तुम्हारी, बहुत बेकार है। ठीक है, देखो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, एलपी सीबीटी 2 में पूछा गया था 2019 में कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 माइल 1609.34 मीटर के बराबर होता है। मैं बोल सकता हूं क्या 1.60934 इतने मीटर होते हैं 1 माइल में।
बताओ। तो एक माइल में लगभग लगभग मैं आप लोगों का बोल सकता हूं क्या 1.6 मीटर होता है, लगभग लगभग 1.6 मीटर। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 1.60934 मीटर, लगभग लगभग मैं ये बोल सकता हूं क्या। तो दोस्तों अच्छा, इतने मीटर में कितने मील होते हैं ये पूछा गया है, ठीक है चलो ठीक है। अब दोस्तों एक मीटर में कितने माइल होते हैं, तो एक में आप लोग ये भाग लगा दोगे, इतने माइल्स होते हैं। क्लियर है। तो एक मीटर में इतने माइल्स होते हैं 0.00062137 आपसे पूछा गया था 8046.7। तो दोस्तों गुना कर लो ना, क्या दिक्कत है बताओ। तो कितना आएगा 5 माइल आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आ जाओ, चले आगे आ जाओ। हाँ दोस्तों किलोमीटर होगा, I'm रियली सॉरी, ये किलोमीटर होगा ना, ये किलोमीटर होगा, ये 1.6 किलोमीटर होगा ना, किलोमीटर होगा, मीटर मत कर देना, मैंने गलती से लिख दिया, किलोमीटर होगा। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंगल की वैल्यू दी गई है 2 रेडियन, आपको दोस्तों डिग्री में बताना है ये वैल्यू। आप सभी को पता है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे 180 बट्टे पाई। 2 रेडियन में पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 180 बट्टे पाई इंटू 2। सॉल्व करके देख लो, 360 हो गया ऊपर, और पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है। तो वैसे कर लो, अगर उससे इजी हो जाए कैलकुलेशन, या 3.14 एक बार करके देख लो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, करके देख लो आप लोग। मेरे हिसाब से 114.6 आना चाहिए, एक बार करके देखना कितना आ रहा है, एक बार करके देखना। हाँ 114.6। देखो यार ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, कोई 90 बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आप मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप। चलो 1000 mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो। मैंने देखो दोस्तों अभी अभी आपको बताया है 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm होते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, mm का स्क्वायर हो जाएगा mm स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। यानी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या 100 mm स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 1 mm स्क्वायर कितने सेंटीमीटर के बराबर है 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। आपको टोटल कितने mm स्क्वायर दिए 1000। तो दोस्तों 1 mm में अगर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं तो 1000 में क्या होगा 1000 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 10, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 500 वर्ग मीटर या 500 मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में बदलना है। दोस्तों डेसी क्या होता है थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है। अरे कितने बाजे बज रहे हैं आज। डेसी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -1 होता है। चलो अब सॉल्व करो, बताओ डेसी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -1 होता है। तो 1 डेसीमीटर का मतलब क्या मैं बोल दूं क्या 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा डेसीमीटर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। 10 की पावर -2 को मैं इधर भाग लगाऊंगा 1/10 की पावर -2 आ जाएगा, या इसको मैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, तो 10 की पावर 2 डेसीमीटर स्क्वायर हो गया 1 मीटर स्क्वायर में। आप लोगों से पूछा गया 500 मीटर स्क्वायर में बताओ, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर 100 डेसीमीटर स्क्वायर हो गया तो 500 में क्या होगा 500 से गुना कर लो, इतना डेसीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपका हो गया लगभग 50,000। 50,000 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रटा मत करा करो, सिंपल कैलकुलेशन करो। आपके पास में लिमिटेड कैपेसिटी माइंड की, कितना आप लोग याद रखोगे आप, है ना, कितना याद रखोगे कि मैं वो वैल्यू भी याद रख लूं। तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर होता है, बाकी की कैलकुलेशन कर लो, क्या दिक्कत है आपको। चलो 2 हेक्टेयर को स्क्वायर मीटर में बदलो।
देखिए दोस्तों, जो एरिया होता है क्षेत्रफल, उसे आप लोग मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, आप लोग फुट स्क्वायर या स्क्वायर फुट में भी आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग स्क्वायर इंच या इंच स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। वैसे ही जो बड़े बड़े एरिया होता है उसको हेक्टेयर, एकड़, आपने ऐसा सुना होगा। काई के बाजे बज रहे हैं? अच्छा, कुछ महिलाओं का कुछ प्रोग्राम आज, कुछ शायद बिंदौरी वगैरह ऐसा कुछ होता है, राजस्थान में होता है, मुझे नहीं पता आपके। ठीक है, आ जाओ। तो 2 हेक्टेयर को आप लोगों को मीटर स्क्वायर में बदलना है। दोस्तों सिंपल से ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 2 में क्या होगा, सिंपल 2 से गुना कर लीजिए, तो 10,000 का डबल क्या हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सिमिलरली दोस्तों एक एकड़ भी होता है बड़े बड़े एरिया को निकालने के लिए। तो 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होता है, दोनों वैल्यू ध्यान रख लो। हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, एकड़ में होता है 4,046 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आप लोग सब कैलकुलेशन कर लोगे। क्लियर है क्या? चलो सर, पीडीएफ ये देखो, इनकी तबीयत खराब हो गई। ये 2-4 बच्चे हैं, क्लास में आते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं है क्या चल रहा है कि मुझे समझना है। पीडीएफ, इनकी बीमारी हो गई। पीडीएफ कोई मतलब नहीं है, सर क्या समझा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पीडीएफ, अरे सब मिलेगी, पीडीएफ रख के क्या करूंगा, देंगे तुम्हें। चलो दोस्तों बताइए, 2 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फुट में बदलो, कैसे करोगे? 2 तरीके हैं, या तो सीधे वैल्यू ध्यान रखो या कैलकुलेट कर लो। हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए सीधे वैल्यू की अगर बात करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितने स्क्वायर फुट होता है, 10.764। ये कैसे आया था? अरे 1 मीटर में जितने फुट होते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो आप 1 मीटर स्क्वायर में 10.764 फुट स्क्वायर आ गया। तो आप लोगों से 2 में पूछा गया था, 2 से गुना कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 21.52 या लगभग 21.53। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए इसका बताएंगे। 3 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों 1 मीटर क्यूब, देखो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब भी होता है, गैलन भी होता है, लीटर भी होता है। तो मीटर क्यूब और लीटर में क्या संबंध होता है? 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, तो 3 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 3000 लीटर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक बार मैं सारे रिलेशन बता दूं? हाँ सर बता दो। देखो 1 मीटर क्यूब में दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या होता है, 1000 लीटर होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, 1 मीटर का मतलब क्या 100 सेंटीमीटर होता है क्या, या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है क्या? तो अगर मैं एक इधर लेफ्ट में क्यूब करूंगा, राइट में भी क्यूब करूंगा, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या मैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बोल दो, या 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, बात बराबर है क्या? बोलो, अरे बात बराबर है क्या? ठीक है। और आप लोग गैलन ध्यान रख लो, एक होता है यूएस गैलन, एक होता है यूके गैलन। यूएस गैलन में लगभग 3.785 लीटर आता है। जब भी आप लोगों को गैलन बोला जाए आपको यूएस वाला ही मानना है। और यूके गैलन अगर स्पेशली मेंशन करें तो इसमें 4.54 गैलन लीटर होता है आप लोगों का, लीटर। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलिए, तो 4 यूएस गैलन को आप लोगों को बदलना है लीटर में। तो 1 यूएस गैलन में दोस्तों अभी भी मैंने बताया 3.785 इतने लीटर होता है। तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर लो। दोस्तों करके देखो यार, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप करते नहीं हो, मतलब आप सॉल्व करके देते नहीं हो मुझे। 4.3785 कितना आ रहा है एग्जैक्ट, 15.14 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। अरे मजा आया नहीं आया है आज की क्लास में? देखो मात्रा के मापन कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। आ जाओ, 4 स्क्वायर इंच को सेंटीमीटर में बदलना है। अब सर ये कैसे करें? देखो दोस्तों आप मुझे बताओ, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यस और नो? दोनों साइड स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 1 इंच स्क्वायर में क्या हो गया, 2.54 का स्क्वायर करोगे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 4 में क्या होगा, 4 स्क्वायर इंच में कितने सेंटीमीटर होगा, इसको 4 से गुना कर लो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है।
कितनी वैल्यू आ रही है बस कर लो। तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दिया, आप देख लेना कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 25.8 के आसपास आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चले आगे, क्लियर है? आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। देखो दोस्तों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक और मैं स्केल बता देता हूं, हालांकि इन तीन से ही आते हैं, एक और होती है रूमियर। तो अगर इन चारों में रिलेशन पूछे तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखो, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। आर क्या है? रूमियर है। तो आप लोगों को जिन दो में रिलेशन बताना है उन दोनों को बराबर करो, बाकी को भूल जाओ। देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो मैं केवल इसको और इसको ध्यान रखूंगा, बाकी को भूल जाऊंगा। सेल्सियस की वैल्यू है 40, तो 40/5 बराबर F-32/9। 40/5 कितना हो गया? 8 हो गया। 9 इधर आ जाएगा, 8 नाम 72, तो 72 बराबर हो जाएगा F-32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 + 32, ये कितनी हो जाएगी? 2 + 2 4, 7 और 3 10, 104 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों से फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछे जाए तो इन दोनों को बराबर कर लेना, रूमियर और फ़ारेनहाइट में पूछे जाए तो इन दोनों को बराबर कर लेना। आगे बात समझ में? चलिए बताएंगे। इतने 32.6 प्रकाश वर्ष में कितने पारसेक होते हैं? दोस्तों पारसेक भी दूरी को मापने की एक इकाई है, लाइट ईयर भी दूरी को मापने की इकाई है, आपको पता है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। दोस्तों पारसेक, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष आ जाते हैं आपको पता है? 3.26 लाइट ईयर। तो अगर मैं इसको 10 से गुना करूं तो कितना हो जाएगा? 32.6 लाइट ईयर। तो अगर इधर राइट में 10 से गुना करा है तो इधर भी 10 से गुना करो, तो ये 10 पारसेक बन जाएगा। तो 32.6 लाइट ईयर कितने पारसेक के बराबर है? 10 पारसेक के बराबर है। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, एक पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है? खगोलीय इकाई होती है। खगोलीय इकाई भी बड़ी दूरियों को मापने का एक मात्रक है। तो आपने एक पारसेक में तो बता दिया कितने लाइट ईयर होते हैं, 3.26 लाइट ईयर होते हैं। आपको बताना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, बताओ दोस्तों। 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितना बड़ा वैल्यू होता है पारसेक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों मीटर में याद है या नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? 1.496 या लगभग 1.5 भी बोल सकते हो, 1.5 गुना 10 की पावर 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और पारसेक में कितने मीटर होते हैं? अब देखो सारी वैल्यू ध्यान मत रखा करो आप लोग, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली वैल्यू ध्यान रख ली, ये वाली वैल्यू ध्यान रख ली। अब आपको पता है एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, तो इससे गुना कर लेना यार, क्या दिक्कत है? चले आगे, बताओ इस क्वेश्चन को करो। दोस्तों आप लोगों से सार्थक अंक पूछा गया है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर, देखो बहुत कम चांस है क्वेश्चन आ जाए, नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 4-5 मिनट अगर आप लोग पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो आराम से 1 नंबर बन जाएगा ना आपका, अगर आ जाता है क्वेश्चन। वैसे नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक का, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, नहीं आएगा आपके में। देखो आप मुझे बताओ, जैसे यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, मैंने आप लोगों को बोला कि इसकी लंबाई मापो। एक बच्चा है जिसने बताया इसकी लंबाई है सर 3 सेंटीमीटर। एक बच्चा है जिसने बताया इसकी लंबाई है 3.00 सेंटीमीटर। आपको कौन लगता है कौन ज्यादा सटीकता से माप के लाया है, ये ए वाला बच्चा या बी वाला बच्चा? अब आप लोग बोलोगे कि सर दोनों बच्चों ने एक ही तो मान बताया है। देखो ध्यान से देखो, इसने दशमलव के बाद में 2 जीरो लगाए, इसका मतलब इसने कोशिश करी है। अगर इसकी लंबाई 3.01 भी होती है तो ये बता देता, क्योंकि इसने दशमलव के 2 डिजिट तक कैलकुलेट करा है, इसने केवल ये बता दिया 3। क्या पता इसके पास में ऐसी स्केल थी जो 1 2 3 4 सीधे ऐसे बचाती हो, तो ये इसने ज्यादा सटीकता से मापा है। तो कोई भी मापन कितना सटीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सार्थक अंकों की संख्या निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या निकालते हैं। जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे
वो उतना ही सटीक मापन है। अब सर कैसे निकाले, तो मैं आप लोगों को कुछ नियम बताऊंगा, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। रख लोगे? रख लोगे क्या? देखो पहला नियम क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नॉन जीरो होते हैं ना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जितने भी नॉन जीरो अशून्य, वो सारे के सारे सार्थक होते हैं। ध्यान रख लोगे क्या? ध्यान रख लोगे क्या? बहुत बढ़िया। दूसरी बात दोस्तों, जो स्टार्टिंग वाले जीरो, अच्छा चलो सब छोड़ो, तो इसमें मुझे सार्थक बताओ कितने हैं? 1 2 3, बहुत बढ़िया। दोस्तों जो स्टार्टिंग में जो जीरो होते हैं ना, वो सार्थक नहीं होते। अरे गुरुजी आपने बता तो दिया, जो नॉन जीरो होते हैं वही सार्थक होते हैं, इसका मतलब जीरो सार्थक नहीं होते? नहीं, कोई कोई स्पेशल केस में जीरो जो होते हैं वो सार्थक हो जाते हैं। अगर जो स्टार्टिंग में कोई जीरो आ रहे हैं तो वो सार्थक नहीं होते, तो ये सार्थक नहीं है। इसका मतलब ये कितने सार्थक है? इसमें केवल 3 सार्थक अंक है। आगे क्या बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? ठीक है, तो देखो जो लीडिंग जीरोज होते हैं ना, मतलब नॉन डिजिट से पहले जितने भी आप लोगों के जीरो आ रहे हैं, सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, एक भी सार्थक नहीं है। जितने भी नॉन जीरो होते हैं सारे सार्थक होते हैं। और अगर कोई, वो तो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ट्रेलिंग जीरो और सिग्निफिकेंट। चलो अब बताओ, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है? गुरुजी आपने बताया जो नॉन जीरो होते हैं ना वो सार्थक होते हैं। सर ये नॉन जीरो है, ये एक सार्थक ही हो गया, एक सार्थक ही हो गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों दशमलव के बाद में जितने जीरो आते हैं वो आप लोगों के सार्थक होते हैं, बशर्ते उनसे पहले कोई एक आपका सार्थक अंक होना चाहिए। इस दशमलव से पहले एक सार्थक अंक है क्या? बिल्कुल। इसके बाद में जो जीरो आ रहा है, लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं, उसको मैं सार्थक मानूंगा, तो ये मेरा सार्थक हो जाएगा। और दो सार्थक अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आ रहा है वो भी सार्थक हो गया, तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, ये थोड़े से दो मैंने एग्जाम्पल कराया, हालांकि सार्थक अंकों की संख्या नहीं पूछा। दोस्तों मजा आया नहीं आया बताओ? आया? कल छुट्टी रखे क्या? नहीं दोस्तों छुट्टी नहीं रखनी है, क्योंकि पता पड़े अभी रेलवे 10 दिन बाद एग्जाम दे दोगे तो क्या करोगे तुम? बैठे रह जाओगे। तो आज हमने करा मात्रक एवं मापन, कल दोस्तों हम लोग करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल एवं वेग। आ गई मेरी बात समझ में? फिर अगली क्लास में करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर अगली क्लास में ये, ऐसे 11 क्लास में मैं आप लोगों के 11 पूरे करा दूंगा। मजा आया? दोस्तों मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी भी प्रेजेंस चाहिए क्लास में। अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे अपने सिलेक्शन से, आपको कोई मतलब नहीं है, तो भैया मैं भी मेहनत नहीं करूंगा। तो जब टीचर इतना मेहनत कर रहा है तो आपकी तो बनती है ना। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, साइंस बाय नीरज सर। और दोस्तों अगर आपके पास में समय है और आप चाहते हो मैंने बेसिक इंजीनियरिंग सर पढ़ा ही नहीं, तो दोस्तों कंप्लीट थ्योरी बैच है। जो भी चैप्टर आप लोगों को लगते हैं हार्ड है, आप लोग वो जाके पढ़ सकते हो। पूरा तो पढ़ने का कहाँ ही टाइम मिलेगा, मतलब आप 10-12 दिन में तो क्या ही पूरा सिलेबस कर पाओगे। लेकिन जो 11 चैप्टर में से लगता है मुझे सर सारे चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर मेरे वीक है, उसके जाके थ्योरी पढ़ लो। शिखर बैच इसका नाम है। SM 200 कोड यूज कर लीजिएगा, 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, बाकी मैं आपको नहीं बोल रहा कोर्स लेने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सर मेरे 3-4 चैप्टर वीक है, मुझे उसकी थ्योरी पढ़नी है, या मैं जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक मैं 4-5 टॉपिक पूरे कर लूंगा, तो वो आप लोग कर लो। कंप्लीट थ्योरी बैच है, सारे MCQ मैंने करवाए हैं। हर क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी। पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट है, 1 साल की वैलिडिटी है जिस दिन परचेज करोगे, और डेली आप लोगों की लाइव क्लास हुई है इसमें। ठीक है, आप कंटेंट देख सकते हो किस प्रकार का कंटेंट है। ठीक है, चलिए, तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके कोर्स वाले सेक्शन में जब जाओगे तो शिखर बैच नाम से ये बाय नाउ आप लोग कर लीजिएगा, कोड लगा लीजिएगा। मिलते हैं शाम को 4 बजे, और क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।